हेलो एवरीवन, वेलकम टू डिस्कवर स्टडी विथ मी प्रीति बोरा। दोस्तों, आप सबको पता है कि हम पॉलिटिकल थॉट कवर कर रहे हैं, पॉलिटिकल थिंकर्स हम पढ़ रहे हैं। उसमें हम ऑलरेडी प्लेटो, अरिस्टोटल और कन्फ्यूशियस के बेसिक थ्योरीज हम पढ़ चुके हैं। और तो दोस्तों, फिलहाल हम प्लेटो की बात करें तो उनकी एलिगरी ऑफ केव्स, द आइडिया ऑफ फॉर्म्स, उनका जस्टिस का हम इंट्रो भी पढ़ चुके हैं। और उसके बाद मैंने आपको बताया कि रिपब्लिक के अंदर जो उनकी बुक है फेमस, उसमें क्या क्या नोशंस हैं और कौन कौन से बेसिस पे उनको क्रिटिसाइज किया जाता है। फिर कल हमने देखा कि फिलोसफर किंग के क्या उनके कैरेक्टरिस्टिक थे, क्यों चाहिए फिलोसफर किंग, उनका आइडिया ऑफ आइडियल स्टेट क्या है, और इन सब बातों पे उनको क्यों क्रिटिसाइज किया जाता है। जो प्लेटो का विजडम का नोशन है वो सबसे अलग था। और उसी के साथ साथ जो उनका डेमोक्रेसी पे अटैक था उसका भी हमने रीजन देख लिया। तो आज की इस वीडियो में हम जस्टिस की डिबेट कवर करेंगे कि सबने क्या क्या डेफिनेशंस दी जस्टिस की, और जो एक प्रॉपर उस समय डेफिनेशन आ भी पाई जस्टिस की कि नहीं आ पाई, और जस्टिस का एक्चुअल मीनिंग जो अब होता है लीगल टर्म्स में, क्या उस समय भी वो वही था। दोस्तों, मैं बता दूं कि ये वीडियो ना बाइलिंगुअल है, आपको इस वीडियो में इंग्लिश और हिंदी दोनों कंटेंट देखने को मिल जाएगा। इसलिए आप सिर्फ समझने पे ध्यान दीजिए। और अगर मैं आपको इतना सारा कंटेंट प्रोवाइड करा रही हूँ एंड आंसर राइटिंग वगैरह सब कुछ हो रहा है यहाँ पे, तो इस वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिएगा, नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा, क्योंकि एक ही फेस्ड मैनर में कोर्स चल रहा है। अगर आप कोई भी एक पार्ट छोड़ेंगे तो फिर आपका वो जो सीरीज है, सीक्वेंस है, वो खराब हो जाएगा। तो चलो दोस्तों, इसको शेयर कर दो, पहले तो सब्सक्राइब कर लो, नोटिफिकेशन ऑन कर लो, और वीडियो को लाइक करना मत भूलना। कोई भी डाउट होता है कमेंट सेक्शन में लिख देना, मैं आपको पक्का बता दूंगी वहां पे कि कैसे उसका आंसर है। जिन्होंने लिखा है उनको उनके आंसर मिल गए हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं जस्टिस से। तो पहले तो जस्टिस, क्या उस समय जस्टिस का वही मीनिंग था जो इस समय है, मतलब लीगल, या फिर उनकी कोई और डेफिनेशन थी। यहाँ पे क्या होता है ना, कि अगर मैं आपको एक पहले लाइन बताती हूँ जो बर्की, क्रॉस और वूसली ने बोली है, तो वो लाइन क्या है? द सेंट्रल क्वेश्चन ऑफ द रिपब्लिक वॉज द मीनिंग ऑफ जस्टिस और राइट कंडक्ट और मोरालिटी। अब इसमें जो रिपब्लिक उनकी फेमस बुक है, किस फॉर्म में थी वो मैंने आपको बताया था, वो डायलॉग की फॉर्म में थी, डायलेक्टिकल की फॉर्म में थी। और डायलेक्टिकल क्या होता है, मैंने ये भी बताया था आपको कि डायलेक्टिकल होता है थीसिस, एंटीथेसिस एंड सिंथेसिस। जो ये वीडियो फर्स्ट टाइम देख रहे हैं उनको बता दूं, जैसे सपोज आप सब लोग आपके दोस्त हैं, आप एक ट्रिप प्लान कर रहे हैं। वैसे तो अभी कोरोना और लॉकडाउन चल रहा है, अभी मत करना, अभी ये सोचना भी मत, बट हाँ, इन जनरल आप ट्रिप का सोच रहे हो और आप तीन चार लोग हो, आपके अपने अपने विचार हैं कि कहाँ पे जाना सही होगा। एक को हिल स्टेशन पसंद है, एक को डेजर्ट पसंद है, एक को गोवा पसंद है। तो हर कोई अपना अलग अलग जाना चाहता है, और एक को मतलब ये है कि नहीं, मैं नॉर्थ ईस्ट जाऊं। तो क्या होगा कि सब क्या करोगे, आप कैसे प्लान करोगे? एक बार बैठोगे, बात करोगे, या फिर आजकल तो चलो व्हाट्सएप चैट या व्हाट्सएप कॉल, वीडियो कॉल, किसी में भी आप बात तो करोगे, मतलब डायलॉग की फॉर्म में बात करोगे। फिर हर कोई अपनी अपनी जो आइटिनरी है उसके बेनिफिट बताएगा कि हाँ इधर ये होगा, हमें ऐसा करने को मिलेगा, ये है वो है करके। तो ये जो होता है, ये क्या होता है कि किसी ने एक चीज बोला कि नहीं इसके ये फायदे हैं, तो दूसरा उसका काउंटर बोलेगा कि नहीं भाई ये तो नुकसान है। अगर तुम्हें गोवा जाना है, बोलेगा कि नहीं इस समय मॉइस्चर बहुत ज्यादा है, गर्मी बहुत ज्यादा है, वहां पे नहीं हो पाएगा, मतलब वहां पे इतनी गर्मी लगेगी, कैसे घूम पाओगे। तो ये हो गया एंटीथेसिस। अब फिर जो लास्ट में एक डिसीजन मिलेगा वो होगा सिंथेसिस। ये था एक समझाने का तरीका। और इसी सारे ये जो पूरी प्रोसेस है ना, जस्ट एक प्रोसेस को समझाने का तरीका था ये। इस पूरी प्रोसेस को आप ये थ्योरी में डाल दो कि कोई एक आर्ग्यूमेंट देता था, फिर कोई एक काउंटर आर्ग्यूमेंट, और उसके बाद जाके किसी एक चीज पे वो लोग सहमत होते थे। फॉर एग्जाम्पल, अगर इसका एक्चुअल मीनिंग सेंस में एक एग्जांपल चाहिए, जो हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी, और फिर क्या हुआ था, पहले ड्राफ्टिंग कमेटी ने कुछ आर्टिकल्स ड्राफ्ट किए, और उस ड्राफ्टिंग के बाद क्या हुआ कि उस पे पूरी चर्चा हुई। तो ये चर्चा क्या था कि जो ड्राफ्ट है दैट इज थीसिस, उस पे फिर बोला कि अगेंस्ट ये वो, कि ये नहीं होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए, एंटीथेसिस। और फिर जो जिस पे सबका मत हुआ, वोटिंग हुई, जो फाइनल डिसीजन आया, दैट इज सिंथेसिस। तो उस समय ना ये रिपब्लिक का बोल रहे हैं ना कि ये तीनों जने बोल रहे हैं कि जो रिपब्लिक का मेन क्वेश्चन था ना, वो था कि जस्टिस का मीनिंग क्या है, और राइट कंडक्ट और मोरालिटी। अब इन्होंने ये दोनों वर्ड क्यों बोले? वैसे तो हम जब जस्टिस लिखते तो हम लीगल लिखते, लेकिन उस समय और उस प्लेस के हिसाब से वहां पे जस्टिस को राइट कंडक्ट और मोरालिटी के संदर्भ में देखा जाता था। ठीक है, इट डिड नॉट रेफर टू लीगैलिटी। ये बर्की, क्रॉस और वूजली ने बोला। ये आपको समझ में आ गया कि जस्टिस क्या था।
अब प्लेटो का मैंने आपको बताया कि उनका अलग ही आइडियोलॉजी चलती थी, वो आइडियलिस्ट थे, एरिस्टोटल की तरह रियलिस्ट तो नहीं थे ना। तो उनकी जो स्टेट होगी वो भी कैसी होगी, आइडियल स्टेट होगी। उनका रूलर भी कैसे होंगे, आइडियल रूलर। और वो कौन होते हैं, फिलोसफर रूलर। तो उनकी जो आइडियल स्टेट थी, उन्होंने उसके लिए एक रूलर भी डिसाइड कर दिया, फिलोसफर किंग, वो जो हमने लास्ट वीडियो में कवर किया था। अब वो देखेंगे तो सही ना कि कुछ मूल रूप से कुछ विशेषताएं तो होंगी ना उनके जो स्टेट है उसकी। तो ये बोलते थे फोर कार्डिनल वर्चूज, ठीक है। चार आदर्श थे राज्य के, क्या, विजडम ज्ञान, करेज साहस, टेम्परेंस संयम, और या फिर सेल्फ कंट्रोल, और जस्टिस। अब देखो ये जो विजडम था ये किसके पास था, रूलर के पास। करेज सोल्जर के पास। टेम्परेंस और सेल्फ कंट्रोल फार्मर्स जो हमारे लिए खाना उगाते हैं। चलो इस बेसिस पे उन्होंने सोसाइटी को डिवाइड कर दिया। बट ये जो फोर्थ है, फोर कार्डिनल वर्चू, ये जस्टिस क्या कर रहा है यहाँ पे। तो जस्टिस ही वो प्रिंसिपल था जिसके बेसिस में स्टेट को बनना था। स्टेट कुछ रूल्स पे बनेगा ना कि जो सब फॉलो करेंगे। कि अब मैंने आपको बोल दिया कि आप में विजडम है, आप रूलर हो, आप में करेज है, आप सोल्जर हो, आप में टेम्परेंस है, आप फार्मर हो। लेकिन ये तीनों मानेंगे क्या। ये बोलेंगे, ये टेम्परेंस वाला, ये फार्मर वाला बोलेगा क्यों, मेरे में क्यों नहीं है, मैं भी तो बहुत सोच समझ के अपनी फसल उगाता हूँ, मेरे में क्या कमी है, मैं मेरे को बनाओ रूलर। तो जस्टिस के बेसिस पे, जस्टिस इनके हिसाब से क्या था, राइट कंडक्ट, कि जो तुम्हारा कंडक्ट है, जो तुम्हारा काम है ना वो सब करो, वो बनना था। और एक कंट्रीब्यूशन हुआ किसकी तरफ, एक्सीलेंस की तरफ, सिटी की, कि सिटी के एक्सीलेंस की तरफ जाए, ठीक है। तो ये हिंदी में भी यही सब लिखा हुआ है। इतनी देर तक ये स्लाइड रुकी हुई है तो आपने पढ़ ही लिया होगा। तो इसमें मैं आपको ये वाली स्टेटमेंट एक बार बता देती हूँ कि न्याय वह सिद्धांत था जिस पर राज्य की स्थापना की जानी थी और शहर की उत्कृष्टता के लिए योगदान दिया गया था। अब ये जो जस्टिस है इसकी अलग अलग डेफिनेशन होगी। चलो इसको ना हम एक प्ले के फॉर्म में समझते हैं। अब समझ लो कि सोक्रेट सबसे ऊपर बैठते थे, उनके आसपास उनके बाकी सारे फिलोसफर थे वो बैठते थे, और सब ऐसे डिस्कशन करते थे डायलॉग की फॉर्म में, मैंने आपको बताया था। और रिपब्लिक में भी ना ये इसी फॉर्मेट पे लिखा हुआ है। क्यों, क्योंकि प्लेटो प्लेटो किसके डिसाइपल थे, सोक्रेट्स के। और उनकी वो बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस था सोक्रेट्स का प्लेटो पे। तो हुआ क्या कि ये जो इनकी डिस्कशन है वो ओपन होती है। अब सोक्रेट्स सोक्रेट्स तो थे, मतलब वो गुरु थे, तो वो सबसे ज्यादा एज के भी थे और सबसे सीनियर थे, इसलिए उनको थोड़ा ज्यादा माना जाता था। तो अब वो उन्होंने ढूंढा अपना एक साथी, सिफिलस, ठीक है। इन्होंने बोला, ये मैं आपको एक प्ले के उसमें बता रही हूँ, ये इसमें जरूरी नहीं है कि कोई ऑफेंड मत होना, बस कि आपको याद हो जाए। उन्होंने बोला कि चलो हम दोनों एक जैसे हैं, आओ हम ओल्ड एज और वेल्थ की बात करते हैं। तो सिफिलिस ने बोला हाँ ठीक है। उन्होंने बोला कि ओल्ड एंड प्रॉस्परस पॉइंटेड आउट दैट वेल्थ बाय इटसेल्फ डिड नॉट मेक वन हैप्पी। वेल्थ से कोई इंसान खुश नहीं रह सकता, बट प्रोवाइडेड कंफर्ट्स दैट मेड लाइफ इजी। बस वेल्थ आपको ऐसे कंफर्ट्स देते हैं, ऐसे सुविधाएं प्रदान करते हैं जिससे आपकी लाइफ थोड़ी इजी हो जाती है। सोक्रेट्स ने बोला चलो ठीक है, ये सब बात तो सही है, बट हम इधर ना जस्टिस की डिस्कशन करना है, उस पे भी तो कुछ कमेंट करो। तो सिफिलिस ने बोला कि जस्टिस क्या है ना, जस्टिस है, अब देखो सोचो, ओल्ड एज, ठीक है, मोरालिटी की तरफ ज्यादा जाते हैं। तो उसमें क्या होता है कि हम क्या करते हैं, डिफाइन किया इस उसी बेसिस पे उन्होंने बोला कि जो मोरालिटी है कि हाँ भाई सच बोलना चाहिए। उन्होंने बोला जस्टिस क्या है, एज टेलिंग द ट्रूथ, बीइंग ऑनेस्ट इन वर्ड एंड डीड एंड पेइंग वंस डीड। कि हमें ऑनेस्ट होना चाहिए शब्दों से, और शब्दों से भी और काम से भी, कि जो बोल रहे हो कर रहे हो सच्चता से करो। और पेइंग वन स्टेप, कि जो आपका कर्ज है उसका भुगतान करो। मतलब कि अगर आपका कुछ अधिकार है ना तो वो आपको मिलना चाहिए, और आप किसी और का अधिकार नहीं ले सकते। सोक्रेट्स ने बोला कि क्या बात कर रहे हो। उन्होंने बोला डिसमिस द आर्ग्यूमेंट एंड एफर्टलेसली बाय पॉइंटिंग आउट दैट कुछ कुछ केसों में ना सच बोलना इतना अच्छा भी नहीं होता। और रिटर्न्स वन बिलोंगिंग, जैसे एग्जाम्पल इन्होंने दिया था, सोक्रेट्स ने दिया था। उसने बोला कि कोई एक पागल आदमी है, उसको क्या तुम वेपन दे दोगे। अगर तुमने उसकी वेपन ले ली है, उसको भाई सही बता दिया कि हाँ जा तेरे वेपन मैंने वहां पे छुपाया है, ला लेके आओ मेरे को मार। तो ये तो अपने पाँव में कुल्हाड़ी मारने वाली बात हुई। उन्होंने बोला कि नहीं, ये डेफिनेशन मुझे पसंद नहीं आई। तो पॉलीमाचस पॉलीमाचस को आया गुस्सा। क्यों, क्योंकि वो सिफिलिस का बेटा था। उन्होंने बोला कि चलो ठीक है, तुम्हारी डेफिनेशन गलत हो गई पापा, कोई नहीं, अब मैं कुछ एक अच्छी डेफिनेशन देने का ट्राई करता हूँ, क्या पता मेरी सक्सेसफुल हो जाए। तो फिर उन्होंने बोला कि जो पॉलीमाचस ने, कि जो जस्टिस है इसका मतलब होता है गिविंग ईच मैन हिज ड्यू, कि जो
इंसान है ना, प्रत्येक इंसान, उसको उसका हक मिलना चाहिए, राइट मिलने चाहिए। और व्हाट वाज फिटिंग, या फिर जिसको, अब जैसे हमने अपने कॉन्स्टिट्यूशन में पढ़ रखा है ना कि एब्सोल्यूट नहीं है हमारे राइट्स, उस पर रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस है, यानी कि जो सही समझे उतने रिस्ट्रिक्शन के साथ उसको उसका राइट मिलना चाहिए। इन शॉर्ट, इस इन्होंने फिर इसको समराइज किया, इन्होंने बोला कि चलो यहाँ तक तो मैंने ठीक बोला, अब थोड़ा मैं इसको खराब भी कर देता हूँ। इन शॉर्ट, जस्टिस वाज डूइंग द राइट थिंग, ये तो चलो ठीक है, विच ही क्वालिफाइड। अब इसको उन्होंने फर्दर बोला कि चलो और एक्सप्लेन कर देता हूँ, इतना मेरी डेफिनेशन इतनी अच्छी अच्छी जा रही है तो ठीक है। टू मीन डूइंग गुड टू फ्रेंड्स एंड हार्म टू एनिमीज, की जो हमारे फ्रेंड्स हैं उनके साथ तो तुम अच्छा करो, और जो एनिमीज है उनको तुम नुकसान पहुंचाओ। यहाँ ये फंस गए, यहाँ सोक्रेट्स ने इनको पकड़ लिया। उन्होंने बोला कि जो सोल इन्होंने एग्जांपल दिया था पॉलीमाचस ने, कि सोलंस की प्रेयर है ना, उसमें है कि मे आई बी प्लीज टू माई फ्रेंड्स एंड हेटफुल टू माई एनिमीज, कि मैं अपने दोस्तों के लिए अच्छा रहूं और अपने दुश्मनों के लिए बुरा रहूं, हेटफुल रहूं। अगर तुम किसी को हेट करते हो तो ऑब्वियसली तुम्हारा खुद का भी तो खून जलेगा। दो दिस सर्टेनली कॉन्ट्राडिक्टेड द टीचिंग इन द सरमन ऑफ द माउंट। अब सोक्रेट्स थे विद्वान, उन्होंने सारी चीजें तो पढ़ रखी थी। उन्होंने बोला कि ये तो जो सरमन ऑन द माउंट है, उन्होंने बोला कि यह निश्चित रूप से पहाड़ी उपदेश में जो शिक्षा है उसका तो खंडन है, उसकी तो कॉन्ट्राडिक्शन है। तो इस बेस पे आपकी जो सारी डेफिनेशन है वो मैं कैंसिल आउट करता हूँ, मैं आपकी डेफिनेशन मान ही नहीं रहा। और सोक्रेट्स ने इसमें 3 आर्गुमेंट्स दिए और पॉलीमार्चस की डेफिनेशन को गिरा दिया। हालांकि ना इन्होंने ये चीज जरूर बोली थी कि आप जो बोल रहे हो ना वो है तो सही, बट प्रैक्टिकल नहीं है। प्रैक्टिकल कैसे नहीं है? फर्स्ट, कि इसमें जैसे बोला था ना कि डूइंग गिविंग ईच मैन इज डू, ये तो ठीक है, बट ये कौन डिसाइड करेगा? दूसरा कि राइट थिंग ठीक है, बट आपको पता कैसे है कि राइट थिंग है कोई चीज की नहीं? कौन उसको बोलेगा? तीसरा, गुड टू फ्रेंड्स एंड हार्म टू एनिमीज। अच्छा, आप में इतनी समझ है, आपको पता है कि आपके कौन दोस्त हैं कौन एनिमीज हैं? और क्या मतलब, ऐसे गुड टू फ्रेंड्स का क्या मतलब है? अगर आपका दोस्त कोई चोरी करने जाए, कोई डाका डालने जाए, क्या आप बोलोगे कि हाँ ये तो मेरा दोस्त है, इसका साथ देना चाहिए, चलो मैं भी करता हूँ? तो ये तो क्राइम हो गया ना। जैसे इधर भी ये लिखा है कि फर्स्ट, हेल्पिंग फ्रेंड्स माइट आल्सो इन्वॉल्व ignoble acts जैसे कि stealing and telling a lie. Second, idea of being good to friend and bad to enemies was difficult to apply. कैसे अप्लाई करोगे आप? क्योंकि एक पर्सन भी तो गलती कर सकता है ना, कि उसके कौन दोस्त हैं और कौन दुश्मन है। फिर आए थ्रेसिमाचस। अब ये जो थ्रेसिमाचस है ये एक सोफिस्ट है। मैंने आपको जो रिपब्लिक वाली वीडियो है उसमें बताया था कि जो प्लेटो थे वो फिलोसफर थे, और ये जो सोफिस्ट थे इनको ये पसंद नहीं थे, मतलब प्लेटो को सोफिस्ट नहीं पसंद थे। रीजन क्या था? कि प्लेटो का मानना था कि कोई भी आर्गुमेंट तुम कैसे जीत सकते हो? रीजन देख के, बाय द पावर ऑफ रीजन, कि उसको रीजन दो प्रॉपर। बट सोफिस्ट अपने स्टूडेंट्स को सिखाते थे कि कोई भी आर्गुमेंट आप शब्दों से जीत सकते हो, शब्दों की जालसाजी से जीत सकते हो, कि ऐसे बात करो कि सामने वाले के पास कोई आर्गुमेंट ना रहे। और जरूरी नहीं है कि उसका रीजन सही है कि गलत है, बट आपको ऐसा आंसर देना है कि जिसका सामने वाले के पास आंसर ना रहे। अब इन्होंने बोला कि हाँ मेरे से तो तुम लोग नफरत करते हो, तो अब मैं ऐसे डेफिनेशन थोड़ी ना लूंगा, इसके लिए पैसा लगेगा। तो फिर सोक्रेट्स ने बोला चलो ले लो, बट देखते लें आप क्या डिसाइड करते हो, मतलब आप कैसे डिफाइन करोगे। फिर उन्होंने बोला चलो ठीक है, मैं डिफाइन कर ही देता हूँ। उन्होंने बोला कि जस्टिस और राइट एज द इंटरेस्ट ऑफ द स्ट्रॉन्गर पार्टी, नेमली द रूलर। इन्होंने बोला जस्टिस और राइट क्या है? जो स्ट्रॉन्गर पार्टी है ना, जैसे कि रूलर, जो राजा है, उसी के हितों में परिभाषित होता है, उसी के हिसाब से ही तो परिभाषित होता है ना। इन्होंने फिर इसको एग्जाम्पल दिया, जैसे हर टाइप की गवर्नमेंट होती है कैसे लॉस निकालती है, अपने खुद के इंटरेस्ट के हिसाब से निकालती है। अगर डेमोक्रेसी है वो तो डेमोक्रेटिक लॉ निकालेगी, टायरनी है तो टायरनिकल लॉ निकालेगी, ठीक है? टायरनी का मतलब होता है अत्याचारी। और ऐसे ही चलता रहता है ये मामला। मतलब इन enacting these laws, जैसे ये लॉस निकाले, दे मेक इट क्वाइट प्लेन दैट व्हाट इज राइट फॉर देयर सब्जेक्ट इज व्हाट इज इन द इंटरेस्ट ऑफ देमसेल्व्स, कि जो तुम्हारे प्रजा के लिए सही है वो वही है जो हमारे लिए सही है। तो रूलर्स ऐसा सोचते हैं। और इफ एनीवन डेविएट्स फ्रॉम दिस, और अगर तुमने ये नहीं माना तो ही इज पनिश्ड एज, उसको सजा दे दी जाएगी। कैसे? लॉ ब्रेकर की तरह, कानून तोड़ने वाले की तरह, रॉन्ग डूअर की तरह, गलतकर्ता के रूप में दंडित किया जाएगा। और उस समय क्या था कि अगर तुम स्टेट के अगेंस्ट जा रहे हो तो दैट इज ट्रीजन। और ट्रीजन क्या होता है? ट्रीजन इज पनिश्ड ओनली बाय डेथ।
तो कौन नहीं मानेगा, तो ये जस्टिस थोड़ी ना हुआ। तो ऐसे थ्रेसिमाचुस ने बोला था। अब सोक्रेट्स ने बोला कि जो रूलर है ना, वो गलती भी तो कर सकते हैं, कि क्या पता उनको अपने इंटरेस्ट, खुद के इंटरेस्ट सही से पता ना हो और वो ऐसे लॉस बनाए जो उनकी एडवांटेजेस के अगेंस्ट हो और लोगों के लिए हितकारी हो। तो थ्रेसिमाचुस ये थोड़ी मुश्किल पोजीशन में आ गए। उन्होंने बोला कि टफ क्वेश्चन। उन्हें बोला कि यार ये क्या पूछ लिया। अब इनके साइड में बैठे थे क्लिटोफॉन्स, जैसे हम लोग बैठते हैं ना अपना, हम जैसे आप लोग भी बैठे होंगे कभी वाइवा देने के लिए, तो अब इसके साथ बैठे थे क्लिटोफॉन्स। इन्होंने बोला कि भाई मत बोलियो, चुपचाप रहियो, थोड़ा ना अच्छी अच्छी डेफिनेशन दियो। लेकिन उन्होंने, थ्रेसिमाचुस ने इनकी एडवाइस नहीं मानी और उन्होंने फिर से जस्टिस को डिफाइन किया। Whatever the strong believe to be in their interest, Thrasymachus made things difficult कि जो by changing off in the right wrong direction, गलत डायरेक्शन में चले गए। उन्होंने बोला कि जो भी स्ट्रॉन्ग बिलीव करते हैं वो उनका इंटरेस्ट होता है। यही थी इनकी रेडिकल डेफिनेशन। यही बोलते हैं कि एक रेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू दे रख दिया इन्होंने, जिससे फर्दर जो प्लेटो थे वो इंस्पायर हुए और उन्होंने अपना अलग से एक एक जस्टिस की अलग डेफिनेशन बनाई। ही रिप्लाइड, उन्होंने रिप्लाई किया कि रूलर्स कुड नॉट मेक मिस्टेक्स, कि रूलर मिस्टेक्स नहीं कर सकते। एंड इफ दे डिड सो दे कुड नो लॉन्गर रिमेन रूलर्स, कि अगर उन्होंने गलतियां करी तो वो फिर रूलर का है, कि फिर तो रूलर ही नहीं रहेंगे। उन्होंने बोला कि एक अनजस्ट लाइफ है ना, वॉज स्ट्रॉन्गर एंड बेटर, कि एक अनजस्ट लाइफ एज अ स्ट्रॉन्गर, वो बेटर है देन जस्ट वन, की आप एक जस्ट लाइफ जी रहे हो जहाँ पे जस्टिस है बट आपके हित में कोई काम नहीं हो रहा है और आप वीक पोजीशन में हो, तो क्या फायदा उससे। जो जस्ट है, जो अनजस्ट है और स्ट्रांग पोजीशन में, तो वो ज्यादा सही है, ये इनका मानना था। फिर इस पे ग्लूकॉन बोले। ग्लूकॉन ने पॉइंट किया कि ऐसा भी तो है ना कि जितने कस्टमरी रूल्स है, जैसे हम बचपन से अभी तक हम कितनी सारी चीजें ऐसे करते हैं, हमारे रूल्स है, कस्टमरी रूल्स है रिलेटेड टू रिलीजन और मोरालिटी, वो सीधे सीधे इंडिविजुअल को पे इम्पोज कर दिए गए हैं, सीधे सीधे हमें हम पे लगा दिए गए हैं। कैसे? सोशल सैंक्शन के वजह से, सामाजिक स्वीकृति की वजह से, विच ओरिजिनेटेड इन द ह्यूमन इंटेलिजेंस। और ये इसका मतलब किसी ने सोचा कि ये कहाँ से आए हैं। जैसे मैंने आपको बताया था कि बोलते हैं ऐसे बचपन से एक बच्चे को भी पता होता है बड़े तक को कि झूठ नहीं बोलना चाहिए। कहाँ से मतलब ये चीज आई? ह्यूमन इंटेलिजेंस से आई और विल से। ये किस पे बेस्ड है? ये टैसिट कंसेंट पे बेस्ड है पार्टीज की। अब टैसिट कंसेंट क्या होता है? टैसिट कंसेंट ऐसी कंसेंट होती है, बाद में ये ना लॉक वगैरह ने भी कंसेंट को अच्छे से डिफाइन किया था, बट इसी जब हम इधर की बात करते हैं, प्लेटो के टाइम की बात करते हैं, तो टैसिट कंसेंट होती थी कि अगर आपके रूलर वगैरह या आपको कुछ बोल रहे हैं ना कि अच्छा ये कस्टम है वो कस्टम है, तो आउट ऑफ रिस्पेक्ट आप एक कंसेंट दे देते थे, एक सहमति दे देते थे, और जिससे क्या होता था ना कि कोई भी पार्टी को नुकसान नहीं होता था। वे पार्टियों की मौन सहमति पर आधारित थे। इस पे ना एडी मैचस इन्होंने बोला, ये ग्लूकोन्स का जो आर्गुमेंट है ना उसको आगे बढ़ाया। उन्होंने बोला कि जो एग्जिस्टिंग हमारी रिलीजियस वैल्यू है, हमारी एजुकेशन जो हमें पढ़ाया जाता है, दैट इनजस्टिस वाज गुड बिकॉज ऑफ द रिवॉर्ड्स इट बॉट, कि इनजस्टिस भी कभी कभार सही होता है क्योंकि हमें उससे भी कई बहुत सारे रिवॉर्ड्स मिलते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल, अब इसका क्या है, इनजस्टिस कैसे सही हो सकता है? किसी के प्रति वायलेंस गलत है, बट अगर जैसे उस समय सोचो राजा महाराजा वाला टाइम था, अगर आपका जो राज्य है उस पे कोई आपत्ति आ गई तो आप क्या करोगे? कोई दूसरा रूलर आपके पूरे स्टेट को हड़पने आ गया तो आप क्या करोगे? ऑब्वियसली अपनी आर्मी लेके युद्ध ही तो करोगे, लड़ाई तो करोगे, एक वॉर होगा। और वॉर का, चाहे मतलब, एक वॉर क्या होता है, वॉर को बोलते थे कि एक मीन्स ऑफ पीस है, कि एक बार वॉर हो गया, एक दूसरा बंदा हार गया तो खत्म, फिर शांति से रहो। लेकिन वॉर में बहुत सारी लाइफ्स भी तो लॉस्ट होती है, बहुत सारी चीजें लॉस्ट होती हैं, ठीक है, रिसोर्सेस आपके ड्रेन होते हैं, तो वो इनजस्टिस है, लेकिन इससे एक रिवॉर्ड भी तो मिला। thus convincing them that the ideal world would be injustice। मतलब आइडियल वर्ल्ड में क्या होता है कि होता इनजस्टिस है, लेकिन उसको गुड रेपुटेशन के साथ ऐसे लपेट दिया जाता है। अब इस पे ना सोक्रेटिस और प्लेटो अब सोच विचार में आ गए। उन्होंने बोला कि जस्टिस स्टेट में और इंडिविजुअल के प्रति क्या है, हम बताते हैं। सोक्रेटिस ने एग्जामिन किया कि स्टेट का ओरिजिन और सिटी का ओरिजिन कैसे हुआ है, और उन्होंने पॉइंट आउट किया कि दो रीजन की वजह से हुआ है। देखो, पहला तो म्यूचुअल नीड, की हम सबको एक दूसरे की नीड है, पारस्परिक आवश्यकता है। और दूसरा
डिफरेंस है एप्टीट्यूड में इंडिविजुअल्स के, कि जो व्यक्ति हैं उनकी अभिरुचि में अंतर है। इसका मतलब ये है कि हमें एक दूसरे की नीड कैसे है। जैसे अभी लॉकडाउन है, सब घर पे बैठे हुए हो, तो आपको क्या लगता है, आपको नीड नहीं है दूसरों की? आपके घर में सब्जी आती होगी, दूध आता होगा, बहुत सारे सामान आता होगा, फ्रूट्स आते होंगे, और भी रोजमर्रा की बहुत सारी चीजें आती होगी, चाहे लॉकडाउन है कि नहीं है, मेडिसिन जिसको चाहिए वो आती होगी। तो ये तो नीड है ना, आपको जरूरत है। अब आप तो घर पे बैठे हो, लेकिन जिन लोगों ने ये चीज अरेंज करी है, बनाई है, उसको पूरा मैन्युफैक्चर किया है, आपके घर तक पहुंचाया है, वो लोग, उन पे तो आप डिपेंडेंट हुए ना। सबका अपना अपना एप्टीट्यूड है, ठीक है। कईयों की, अब जैसे कोई होता है कि अमीर है, उसको अगर लॉकडाउन वगैरह हो रहा है तो थोड़े टाइम के लिए उसको लॉस होगा, बाकी उसको ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन कई ऐसे भी तो लोग हैं ना, जो डेली मजदूरी पे काम करते थे लॉकडाउन में, उनका क्या होगा? ये भी तो है ना, सबका अपना एप्टीट्यूड है, सबकी अपनी कैपेबिलिटी है, सबके अपने जॉब है। तो म्यूचुअल नीड की वजह से ही ना हम एक दूसरे को रेसिप्रोकल सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, सिंस द इंडिविजुअल वाज नॉट सेल्फ सफिशिएंट। क्योंकि एक इंडिविजुअल सारा काम तो नहीं कर सकता ना, कि चलो भाई काम भी वही कर रहा है, अपने लिए खाना भी वही बनाएगा, मेडिसिन भी वो खुद ही बना लेगा, नहीं हो सकता। एंड डिपेंडेंट ऑन अदर्स पे डिपेंडेंट है, किस लिए? सब्सिस्टेंस के लिए, ठीक है। सब्सिस्टेंस का मतलब होता है निर्वाह हिंदी में। एक्सचेंज ऑफ सर्विसेज होता रहता है, और ये कब से होता रहता है? जब से ये दुनिया बसी है ना, तब से ही होता रहता है। नेसेसिटेटेड। अब इससे क्या होता है, एक डिवीजन बन जाती है। डिवीजन किस बेसिस पे? लेबर की बेसिस पे और फंक्शनल स्पेशलाइजेशन की बेसिस पे, कि कौन क्या काम करता है और किसको क्या काम अच्छे से करना आता है। जैसे अब कोई अच्छा पेंटर है, सब लोग तो अच्छा पेंटर नहीं बन सकते ना, कुछ ही लोग स्पेशलाइज होंगे उस पे, तो ऑब्वियसली वो उस काम को करेंगे, वो उस फंक्शन के लिए प्रसिद्ध होंगे। विच आर पॉसिबल सिंस इंडिविजुअल आर डिफरेंट इन नेचर, उनके नेचर अलग है, उनका एप्टीट्यूड अलग है, तो इंडिविजुअल को हम ट्रेन करके स्पेशलाइज करते हैं, और फिर वो पर्टिकुलर टास्क करते हैं। तो स्पेशलाइजेशन इनकरेज किया जाता है, इससे क्या होता है, एक्सीलेंस होता है, परफेक्शन आता है। तो बोलते हैं ना कि हमारे जो फंडामेंटल ड्यूटीज है ना, एक बार आप उनको रीड करके देखना, उसमें क्या क्या लिखा हुआ है, उसमें भी बहुत सारी चीजें ऐसी टाइप की लिखी है। फिर प्लेटो ने इधर ना दो पॉइंट बताए, उन्होंने बोला ओके, पहला कि एवरी इंडिविजुअल वाज अ फंक्शनल यूनिट। किसका मतलब? ये कि हर एक इंडिविजुअल एक फंक्शनल यूनिट है, कि कार्यात्मक इकाई है। क्यों? क्योंकि उसको एक पर्टिकुलर टास्क मिला है। अब उसको एक पर्टिकुलर टास्क मिला है, तो उसकी क्लियर कट ऑब्लिगेशंस है और प्रिविलेजेस भी हैं, कि उसको कुछ ना कुछ काम करना है, कुछ ना कुछ उसे फायदा होगा। जैसे मैं आपके लिए वीडियो बना रही हूँ, तो मैंने अपने लिए एक पर्टिकुलर टास्क दे रखा है कि मैं वीडियो बनाऊंगी। मेरी ऑब्लिगेशन ये है कि मुझे रोज वीडियो डालनी है, और मेरे को इनका सिलेबस कवर कराना है। दूसरा प्रिविलेजेस, लोग मेरे से ज्यादा जुड़ेंगे, मेरे व्यूज बढ़ेंगे, तो मुझे उससे प्रिविलेजेस है, मतलब मेरे को उससे खुशी मिलेगी। विच वन? और आपकी भी क्या ऑब्लिगेशन है? आपकी ऑब्लिगेशन है कि अगर आपको वीडियो आ रही है तो उसे शेयर करो, सिर्फ देख के मत छोड़ना, शेयर जरूर करना। देखो दोस्तों, क्योंकि अगर शेयर करोगे ना, तो क्या होता है ना कि मोटिवेशन आती है, मोटिवेशन आती है तो फिर क्या होता है कि आपका कोर्स जल्दी खत्म होगा। तो ठीक है, अगर आप अपनी ऑब्लिगेशंस पूरी करोगे तो आपको प्रिविलेज भी मिलेगी, फायदा भी होगा। क्या पता एक बार आपका सिलेबस खत्म हो जाए, उसके बाद आपको और क्वेश्चंस, आंसर राइटिंग वगैरह और भी बहुत सारा मटेरियल मिल जाए। क्योंकि जब ये दोनों बैलेंस में होंगे ना, कि वीडियो का आना, वीडियो का शेयर होना, और मतलब व्यूज प्रॉपर, तो आपका कोर्स, मैं पक्का गारंटी ले रही हूँ, बहुत जल्दी भी खत्म होगा और आपको लिटरली फायदा होगा। वो आप खुद नोटिस कर लेना, जब व्यूज के साथ साथ वीडियोस बने बढ़ेंगी ना, तब देखना। विच वन वॉज एक्सपेक्टेड टू परफॉर्म? एक्सपेक्ट कर रहे हो मैं आपसे कि आप परफॉर्म करोगे, तो मतलब ये आपको करना ही है, डिलीजेंटली एंड मेटिकुलसली, पूरी लगन और सावधानी के साथ, ये नहीं कि हिस्ट्री वाले को भेज दो। दूसरा, कि सोसाइटी को कैसे उन्होंने विजुअलाइज किया था, कि एक हार्मोनाइज्ड, एक ऑर्डरली होल, और बेस्ड ऑन रिकॉग्निशन ऑफ इंडिविजुअल टैलेंट एंड कंट्रीब्यूशन। उनकी सोसाइटी क्या थी, कि हार्मोनाइज्ड हो, सब लोग हार्मनी के साथ, भाईचारे के साथ अपने रहे। ऑर्डर हो सोसाइटी में, बेसिस क्या हो सोसाइटी का, कि इंडिविजुअल का जो टैलेंट है ना, हम उसको रिकॉग्नाइज करें, उसको मान्यता दें, और उनके कंट्रीब्यूशन का भी। तो इस हिसाब से उन्होंने अपनी सोसाइटी बनाई थी। अब देखना वो उसको डिफेंड करने के लिए किस हद तक जाते हैं। अब इन्होंने बोलता कि अब चलो ठीक है, ये सोसाइटी तो बन गई, फंक्शन क्या हो गया? जैसे हम उन्होंने किसी एक चीज बोला कि इसकी नीड क्यों थी, फिर उसको डिफाइन कर दिया कि क्या थी, उसके बाद उसका फंक्शन क्या था। तीन फंक्शन थे, एक तो रूलिंग, जो रूल करते हैं, दूसरा डिफेंस, जो डिफेंस करेंगे, और तीसरा प्रोडक्शन, खाना भी तो चाहिए ना। इन्होंने एक चीज रिकॉग्नाइज की कि स्पेशलाइजेशन से ना एक्सीलेंस आती है। अब ये थे कि एक्सीलेंस के पीछे भागने वाले इंसान,
मुझे तो चाहिए एक्सीलेंस। अब मेरे को, इनको अगर मैं बोल दूंगा कि तू ये कर, तू ये कर, ये मानेंगे थोड़ी ना, कुछ तो इनको घुट्टी दिखलानी पड़ेगी ना। तो थ्योरी ऑफ थ्री क्लासेस, तीन क्लास, रूलर, सोल्जर और क्या ये बोला था मैंने आपको, रूलिंग, डिफेंस और प्रोडक्शन, यानी कि रूलर, सोल्जर और फार्मर, जो तीन क्लास थी, उसको उन्होंने कंपेयर किया तीन सोल से। ये बोलते थे ना कि सोल का प्यूरिफिकेशन ही सबसे सही विजडम है, तो इन्होंने इधर भी इसको डाल दिया। पॉइंट आउट किया कि जो एवरी ह्यूमन सोल के पास तीन क्वालिटी होती है, एक तो रैशनल, बुद्धिमत्ता, ठीक है, कि तर्क संगत, स्पिरिट, आत्मा, और एपेटाइट, भूख, और न्याय को ना इन्होंने एक चौथी वर्चू माना। मैंने आपको पहले भी बताया था कि की जो एक बैलेंस बनाए रखेगी, वास्तुशिल्प यानी कि आर्किटेक्टोनिक इन नेचर, और बैलेंस, संतुलन बनाए रखेगी, और हार्मोनाइजिंग द अदर थ्री क्वालिटीज, की इन तीनों क्वालिटी को हार्मोनाइज करेगी, उसको और उसको सामंजस्य के रूप में देखेगी। इंडिविजुअल जिनके पास रैशनल फैकल्टी थी, जिनके पास दिमाग था, विजडम था, वो कॉन्स्टिट्यूट करते थे रूलिंग क्लास, वो क्या होंगे, शासक वर्ग के लोग होंगे। और ऐसी आत्मा का गुण क्या होगा, मतलब वर्च्यू क्या होगी ऐसी सोल का, विजडम, इनकी वर्च्यू क्या है, विजडम। ये सोल क्या होगी, अ लवर ऑफ लर्निंग, उनको लर्निंग के लिए बहुत ही ज्यादा क्यूरियोसिटी होगी। हैड अ पावर टू कॉम्प्रिहेंड द आइडिया ऑफ गुड, इनको एक पावर होगी उनके पास, ये लर्निंग से, विजडम से एक पावर आएगी कि आप समझ सको, आप विचार विमर्श कर सको कि आइडिया ऑफ गुड है क्या। फिर जो लोग जिनके पास स्पिरिट थी, वो उनके पास प्रीडोमिनेंट क्वालिटी क्या थी, कि वो लड़ सकते हैं, ठीक है, वो योद्धा हैं, सहायक है, वो लड़ सकते हैं। और उनकी वर्च्यू वर्च्यू क्या थी ऐसी सोल की, करेज, साहस, इम्प्लाइंग, इम्प्लाई क्या करता है ये, कि एबिलिटी टू होल्ड टू वंस कन्विक्शन, कि जो मैंने, एंड बिलीव्स इन एडवर्स टाइम, जो प्रतिकूल समय में अपने और विश्वासों को धारण करने का क्षमता रखता है, कि उनको करेज है, बिलीफ है, और वो लड़ सकते हैं, उनमें हिम्मत है। और तीसरी क्लास क्या है, आर्टिसन, जो खाना उगाते थे, द प्रोड्यूसिंग क्लास, उत्पादक वर्ग। ये क्वालिटी क्या थी इनकी, एपेटिटिव सोल थी, भूखी आत्मा थी। और इनकी क्वालिटी क्या थी, टेम्परेंस, संयम। ये टेम्परेंस कैसे, अब देखो फसल उगा दी तो ये थोड़ी ना कि कल उगेगी, कुछ महीनों में उगेगी, तब तक उनको बिल्कुल टेम्परेंस बना के रखना है, संयम बना के रखना है, कैसे काम करना है, वो सबके लिए भी बहुत हाई लेवल का पेशेंस चाहिए होता है। फिर इन्होंने बोला, अच्छा मैंने तीन क्लास, मैंने ये बता दिया कि सोसाइटी की नीड क्या है, क्यों है। फिर मैंने बता दिया कि सोसाइटी को डिफाइन किया। फिर मैंने बोला कि तीन फंक्शन होंगे, और तीन फंक्शन को किस बेसिस पे, तीन सोल के हिसाब से कैसे क्लासिफाई करना है वो बता दिया। अब मेरी आती है चौथी वर्ड, जस्टिस। अब इन्होंने बोला कि अब मैंने तीन को बोल दिया, अब ये कैसे बोलेंगे, मानेंगे मेरी बात। उन्होंने बोला एक क्लास आपकी जिसमें आपको डिवाइड किया है, वो आपकी एक पर्टिकुलर ड्यूटी है, जैसे विजडम वाली रूलर, करेज सोल्जर, टेम्परेंस फार्मर। हर एक आदमी अपना जो काम उसको दे रखा है ना, वन मैन वन वर्क, वो उसको करे, ये जस्टिस बताता है। तो प्लेटो ने अंडरस्टूड किया कि इनजस्टिस टू मीन इंटरफेरेंस एंड मेडलसमनेस, कि अगर जब इनजस्टिस कैसे होगा, जब कोई एक दूसरे के काम में हस्तक्षेप करेगा या फिर मध्यस्थता करेगा, मतलब बीच में बीच बिचौली करेगा, तो क्या होगा, तो इनजस्टिस होगा। कि मतलब जब फार्मर सोचने लग जाए कि मैं रूलर वाला काम कर सकता हूँ, मैं भी तो बॉडी बना के सोल्जर की तरह लड़ सकता हूँ, तो होगा इनजस्टिस। एनी इंटरचेंज, फिर उन्होंने बोला कि ये जो जॉब्स अगर आप तुम चेंज करते हो ना कि तीन सोशल क्लास में, वो स्टेट के लिए हार्मफुल है और वर्स्ट इविल है, सबसे बड़ी बुराई है। लेकिन इन्होंने इतना बोलने के बावजूद भी ये नहीं बोला कि आप जो जो क्लास में बांटा गया है वो हेरिडिटरी है। हेरिडिटरी नहीं था, जैसे हमारे ऋग्वेद में क्या था ना, कि जो क्लासेस डिफाइंड हुई थी उनमें मोबिलिटी थी, वो हेरिडिटरी नहीं थे, तो इधर भी ये हेरिडिटरी नहीं था। तो ये जो अब्यूसेस थे ना ऑफ द मिथ फार आउटवेटेड इट्स यूजेस, इट लेड टू रिजिड क्लास डिवीजन। इसके बाद क्या था कि इसका जितना यूज था ना, ये जो इनकी थ्री क्लास ये वाली थ्योरी था, उससे ज्यादा इसका मिसयूज था। इससे क्या हो जाती कि रिजिड क्लास डिवीजन बन जाती, रूलर सबको अपने आप को मतलब सुपीरियर समझता। और फिर क्या था, जिस वॉज जस्टिफाइड बेस्ड ऑन, और किस बेसिस पे इसको जस्टिफाई किया था, कि रेस की वजह से, कि आप इस रूलर हो क्लास से आते हो तो आप को एजुकेशन मिलेगी और आपकी ये वैल्यूज आपको मिलेगी। और ये जो क्रिटिसिज्म है, मैंने आपको बताया था ओपन सोसाइटीज करके बुक थी पॉपर की, और पॉपर ने इनके हर एक थ्योरी पे एक एक क्रिटिसिज्म दिया है बहुत डिटेल में। फिर इन्होंने बोला कि चलो थोड़ा ना लोगों को ऐसी जस्टिस की भाषा सबको समझ में नहीं आती, बट हाँ, अगर मैं उनको रिलीजन और मोरालिटी की समझाऊंगा तो समझ में आ जाएगी, उस पर वो क्वेश्चन भी नहीं करेंगे, चुपचाप मान भी लेंगे। इन्होंने बोला मिथ ऑफ मेटल्स एंड ऑफ अर्थ बॉर्न,
इन्होंने बोला कि हम जो भी ह्यूमन बीइंग है ना, सब अर्थ से ही पैदा हुए हैं, और उनकी बॉडी में ना अर्थ से पैदा होने के कारण अर्थ में बहुत सारे मिनरल्स होते हैं, बहुत सारे मेटल्स होते हैं, वो मिले हुए हैं। तो जो फिलोसफिकल और रैशनल वन है ना, जो फिलोसफिकल जिनमें बुद्धिमत्ता है, मतलब वो जो रूलर वाली क्लास थी, उनमें ना गोल्ड सबसे ज्यादा मिक्स है। और जो स्पिरिटेड और जो करेजियस वन है ना, जो ये सोल्जर वाली क्लास थी, उनमें सिल्वर सबसे ज्यादा है। और जो एपिटेटिव है ना, वो ब्रॉन्ज के बने हुए हैं। इस वजह से तुम्हारे रोल्स फिक्स हैं, अगर तुम इधर उधर जाओगे तो तुम्हारा सही नहीं होगा, बैलेंस खराब हो जाएगा स्टेट का। द मिथ एक्सप्लेन्ड एंड जस्टिफाइड इंडिविजुअल एंड क्लास डिस्टिंक्शन। इसी मिथ से, मिथ क्या होती है, मिथक, मिथक होती है कि सच नहीं है वो चीज, इट्स अ जस्ट अ मिथ। एक्सप्लेन किया कि जस्टिफाइड इंडिविजुअल एंड क्लास डिस्टिंक्शन की, इंडिविजुअल का रोल भी जस्टिफाई कर दिया और क्लास की डिस्टिंक्शन भी इन्होंने जस्टिफाइड कर दी। और ये मिथ जरूरी भी थी ताकि वो सस्टेन कर सके अपनी खुद की बनाई हुई आइडियल स्टेट। हालांकि ये आइडियल स्टेट का नोशन इनका है, तो किसी और का कुछ और भी हो सकता है। और इन्होंने सबको कन्विंस करा लिया ऑफ देयर राइटफुल प्लेस इन सोसाइटी कि आपकी सोसाइटी में ये प्लेस है और आपकी ये ऑब्लिगेशन है और पूरी लाइफ में आप इसको पूरा करोगे। तो ये था इनका वर्जन जस्टिस का। अब सिबलिन ने बोला कि जो पॉलिस और इंडिविजुअल सोल है ना, वो सब्जेक्ट टू अ कॉमन फॉर्म ऑफ राइटेडनेस, कि उनको एक सामान्य रूप के अधीन है, मतलब अच्छाई के अधीन है। और जो इंडिविजुअल है ना, ये किसी के सबऑर्डिनेट नहीं है पॉलिस के, लेकिन पॉलिस इंडिविजुअल के सबऑर्डिनेट है। क्यों? क्योंकि इंडिविजुअल है तभी तो पॉलिस बना हुआ है, लेकिन अगर पॉलिस नहीं भी हो तब भी तो इंडिविजुअल रहेगा ना। तो ये सोशल एंड्स अचीव करने के लिए इंडिविजुअल को उसके फ्रीडम, उसकी प्राइवेसी और एक्सेस, ये इन दोनों चीजों से उनको डिनाई करा गया, वंचित किया गया। और इससे क्या हुआ, सब्जेक्ट टू एक्सेसिव रेगुलेशन, अत्यधिक विनियमन कहा रहा इनकी लाइफ में, कि ये सब इसको कंट्रोल कर रहे हैं। अब इंडिविजुअल की, वैसे तो अगर देखो तो प्लेटो का क्या नोशन है कि सबको सोचना चाहिए, सबको फिलोसॉफिकल होना चाहिए, सबको एजुकेशन मिलनी चाहिए। अब एजुकेशन वगैरह कैसे मिलेगी अगर आप एक पर्टिकुलर क्लास में डिवाइड कर दोगे? तो फिर प्लेटो की जो सोसाइटी थी ना, वो कैसी थी? इलिटिस्ट और मेरिटोक्रेसी की, जो समाज स्वाभाविक रूप से उनका अभिजात्य और योग्यतावादी था, कि ये आपकी मेरिट अगर आपके पास होगी तभी आप ये सब कर सकते हो। अब ये ना देखो खुद को कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे हैं। एक तो इनका मतलब है कि जो भी क्वालिटीज है, जो इन्होंने विजडम को डिफाइन किया था, कि लोगों में जो अच्छी वाली भावना है वो बनाई जा सकती है। और विजडम का एक्चुअल मीनिंग ये नहीं होता कि बाहर से सही दिखना, बट अंदर से ही आपके जो आइडियाज हैं वो सुंदर होने चाहिए। दैट इज ब्यूटी फॉर्म्स की फॉर्म में। अब अगर आप इनको ऐसे डिवाइड कर रहे हो और आप जो लोग पैदा ही हुए हैं, छोटे ही हैं, उनको उधर से ही आप उनको एक्सेस एनालाइज करना शुरू कर रहे हो, तो उनको आप टाइम भी तो दो कि ये जो क्वालिटीज हैं वो डेवलप करने की। क्योंकि क्वालिटीज की देखो एक बात है, किसी में होती है और सबसे, और किसी में नहीं होती। जो जिनमें नहीं होती ना, वो एक प्रॉपर पाथ फॉलो करके, हार्डवर्क करके अचीव भी कर सकता है। तो इसलिए तो बोलते हैं कि अगर आपको, अगर ये एक्स्ट्रा टाइम मिल रखा है, पेपर पोस्टपोन हो रखे हैं, तो क्या पता आप इसमें ही कुछ ज्यादा एक्सेल कर जाए। इसलिए आप मेहनत करना मत छोड़िए। अगर आप वीडियो लेक्चर्स ऐसे शेयर करोगे ना, तो मैं सच बता रही हूँ, मैं आपको इतना कंटेंट दे दूंगी ना कि आपको कहीं और से पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो आज भी आप एक क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हैं कि जो प्लेटो का विचारधारा थी ना, इंडिविजुअल और स्टेट को देख लेके, उसमें उन्होंने जस्टिस को कैसे डिफाइन किया। लाइक फॉर इंग्लिश स्पीकर्स, हाउ प्लेटो डिफाइंड जस्टिस इन द realm ऑफ हिज आइडियल स्टेट। और उन्होंने सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंस किसको दी, इंडिविजुअल को कि स्टेट को? क्या मानना है आपका? तो ये आप आंसर लिख सकते हो वैसे। तो कल ना किसी ने मुझसे ना ये रेडिकल व्यू पूछा था, किसी मेरी जो पुरानी वीडियो है उसमें। तो आई होप कि ये सारे व्यूज आपको क्लियर हो गए होंगे। और इस वीडियो को ना आप लाइक कीजिए, कमेंट जरूर कीजिए, आपको कमेंट में और भी आंसर मिल जाएंगे। आपको, अगर आपको कोई और थ्योरी पे भी डाउट है ना, तो वो भी आप कमेंट में लिख सकते हो। और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, नोटिफिकेशन ऑन करो। मैं मिलती हूँ आपसे कल, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।